Hello friends, welcome back to my YouTube channel Allied Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So guys, कल हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189. द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क अ नर्स स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द amniotic fluid. The student respond correctly by explaining which as characteristics of amniotic fluid. Select all that apply. So nursing instructor. मैं आपसे पूछ रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे एक्सप्लेन कीजिए व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कि एमनियोटिक फ्लूइड के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप मुझे बताइए. आप मेरे को बिल्कुल करेक्टली बताओगे, करेक्टली आप मेरे को एक्सप्लेनेशन दे रहे हो रिगार्डिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. कौन कौन से आप ऐसे करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो जो बिल्कुल सही हैं, वो हमने सारा इसमें देखना है. सो गाइस, बिफोर गोइंग टू द ऑप्शन, पहले मैं आपको एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में खुद ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको बहुत ईजी रहेगा क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, राइट. सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं फिटल एनवायरनमेंट के बारे में, राइट. फिटल एनवायरनमेंट मींस फिटल के सराउंडिंग क्या क्या है, राइट. फिटल में हमें एक तो बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में है एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड से सराउंड होता है फिटस, राइट. तो उस एनवायरनमेंट के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले. इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिटस अगर यहाँ पे है, राइट. ये हमारी क्या है, एमनियोटिक कैविटी है, राइट. जो एमनियोटिक कैविटी है, जो उसकी लेयर है, वो आती हैं एमनियन एंड कोरियन, वो आपको पता होगा, राइट. एमनियन क्या करता है, क्लोज करता है ये एमनियोटिक कैविटी को, राइट. जो कोरियंस होती हैं दैट इज़ आउटर लेयर, राइट. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. हम बात करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल ये एमनियोटिक कैविटी है, राइट. यहाँ पे फिटस है, राइट. जो आउटर लेयर है, राइट, जो आउटर लेयर है दैट इज़ वो कौन सी है, कोरियन, राइट. कोरियन है आउटर लेयर एंड इनर लेयर इज़ द एमनियन, राइट. समटाइम यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. कोरियन एंड एमनियन से एमनियन एनक्लोज करते हैं एमनियोटिक कैविटी को. जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो दैट फॉर्म अबाउट द सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जो ये इनर मेम्ब्रेन है एमनियन की, एमनियन कब डेवलप होता है, एमनियन डेवलप होता है सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. पहले क्या होता है, पहले एम्ब्रियो होता है, राइट. एम्ब्रियो के बाद फिटस डेवलप होता है, राइट. जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसके सेकेंड वीक में इसकी फॉर्मेशन होती है, सेकेंड वीक में एमनियन की, राइट. एमनियन क्या करता है, ये फॉर्म करता है फ्लूइड फील्ड सैक. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है फ्लूइड, राइट. जिस फ्लूइड को हम क्या बोला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है, राइट. एमनियोटिक फ्लूइड. ये क्या करता है, ये फ्लूइड फील्ड सैक फॉर्म करता है, जो सराउंड करता है, पहले किसको सराउंड करता है, एम्ब्रियो को एंड देन फिटस को, राइट. ये होगी एनवायरनमेंट की बात. कोरियन आउटर मेम्ब्रेन है, ये मैंने आपको बता दिया, जो एनक्लोज करती है एमनियोटिक कैविटी की, राइट. अब हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में. एमनियोटिक फ्लूइड, कितना एमनियोटिक फ्लूइड होता है, सबसे पहली बात हम करते हैं. एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट होता है 800 to 1200 ml एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट. समटाइम ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. यू शुड नो द नॉर्मल लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की लेट प्रेगनेंसी में कितना अमाउंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, राइट. आपने अभी हम लेटर जो अभी ओबीजी में हम पढ़ेंगे ओलिगोहाइड्रमनियास, पॉलीहाइड्रमनियास, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे. तो वहाँ पे हम ये बताएंगे कि कितना लेवल कम होगा, देन वी विल कंसीडर ओलिगोहाइड्रमनियास एंड कितना ज़्यादा होगा तब हम कंसीडर करते हैं पॉलीहाइड्रमनियास, राइट.
एग्जैक्टली जो हमारे पास अप्रोप्रिएट अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए, तो कितनी कंसिस्टेंसी होती है, कितना कंसिस्ट करता है, 800 to 1200 ml बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। ये होगी हमारी फर्स्ट थिंग अबाउट एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, राइट। नेक्स्ट इज, ये क्या करता है, ये सराउंड करता है, एक्ट एज अ कुशन एंड प्रोटेक्ट करता है फिटस को और अलाउ करता है फिटल मूवमेंट्स को, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये हमारा फिटस है यहाँ पे, राइट। सो ये फिटस को क्या किया, इसने सराउंड किया है, राइट, सराउंड किया है एंड एक्ट एज अ कुशन, कि अगर मदर के स्टमक पे अगर कोई यहाँ से प्रेशर पड़ता है, राइट, तो ये एक्ट करता है एज अ कुशन, उसको वो रिपेल करता है, राइट, कि उस प्रेशर को ये बेबी के पास, फिटस के पास नहीं पहुंचने देता, राइट। सो इट सराउंड द फिटस, कुशन द फिटस एंड प्रोटेक्ट द फिटस और अलाउ करता है फिटल मूवमेंट। और इसमें बेबी क्या करता रहता है, बेबी की जो फिटल मूवमेंट्स हैं उसको ये अलाउ करता है, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मेंटेन करता है बेबी की बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन करके रखता है, राइट। सो एमनियोटिक फ्लूइड का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो 37 डिग्री सेल्सियस ये बेबी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, राइट। सो और क्या करता है ये एमनियोटिक फ्लूइड का काम, और क्या है, ये मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, एज आई टोल्ड यू, एंड ये कंटेन करता है फिटल यूरिन, और इससे हम मेज़र कर सकते हैं फिटल किडनी फंक्शन को, राइट। सो फिटस यहीं पे रह रहा है, राइट। सो अगर फिटस एमनियोटिक सैक में रह रहा है तो एमनियोटिक फ्लूइड में ही वो एक्सक्रीट कर रहा है यूरिन, और सो यूरिन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूरिन के थ्रू जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं फिटल किडनी फंक्शन। सो जो फ्लूइड होता है एमनियोटिक सैक में, लाइक एमनियोटिक फ्लूइड है, वो मॉडिफाई भी होता रहता है, राइट। ये नहीं है कि एक बार फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया इसमें बस वही फ्लूइड रहेगा, नहीं, ये मॉडिफाइड होता रहता है। कैसे मॉडिफाइड होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग, बेबी फिटस उसको स्वेलो करता है, यूरिनेट करता है एंड मूवमेंट करता है। और क्या करता है इसमें, लाइक मूवमेंट होती है फ्लूइड की थ्रू रेस्पायरेशन ट्रैक, राइट। जैसे रेस्पायरेशन ट्रैक है उसके थ्रू मूवमेंट होती है एमनियोटिक फ्लूइड की, राइट। सो आई थिंक आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गए होंगे। नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, 800 to 1200 ml एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड it act as a cushion, it surround the fetus, it protect the fetus and allow the fetal movement, right. And it maintain the body temperature of the fetus, right, and contain fetal urine, राइट। कैसे कंटेन होता है, बिकॉज फिटस उसमें यूरिनेट करता है तो उसमें यूरिन भी होता है फिटस का, सो वी कैन मेजर फिटल किडनी फंक्शन टेस्ट, राइट। एंड फिटस मॉडिफाई करता रहता है एमनियोटिक फ्लूइड को, कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग, राइट, यूरिनेशन एंड मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। सो चलो अब हम ऑप्शन में देखते हैं। आई थिंक अब ऑप्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर आपको कोई पूछ लेता है एमनियोटिक फ्लूइड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तब आप इजीली अब आंसर कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है इट अलाउ द फिटल मूवमेंट, यस ये तो करेगा। सराउंड, कुशन एंड प्रोटेक्ट द फिटस, यस ये भी करेगा। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फिटस, यस ये भी मेंटेन करेगा। कैन बी यूज टू मेजर फिटल किडनी फंक्शन, यस फिटल किडनी फंक्शन को भी हम मेजर कर सकते हैं। प्रिवेंट लार्ज पार्टिकल सच एज बैक्टीरिया फ्रॉम पासिंग टू द फिटस, सो क्या ये करेगा, ये प्रिवेंट करता है लार्ज पार्टिकल को, लाइक बैक्टीरिया को, कि वो पास ना करे फिटस को। ये किसका काम है, ये काम है प्लेसेंटा का, राइट। ये फिटस का काम नहीं है, ये काम है प्लेसेंटा का। सो सिक्स ऑप्शन है, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, राइट। प्रोवाइड एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर एंड द फिटस, सो ये भी कौन करता है, ये भी प्लेसेंटा करता है। सो दीज ऑप्शन आर इनकरेक्ट। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 190।
A couple comes to the family planning clinic and asks about sterilization procedure. Which question by the nurse should determine whether this method of family planning would be most appropriate? सो एक कपल है वो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक में आता है और बोलता है पूछता है स्टरलाइजेशन के लिए कि स्टरलाइजेशन प्रोसीजर के बारे में पूछता है आपसे, राइट? सो कौन सा क्वेश्चन बाय द नर्स डिटरमिन करता है कि दिस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि कौन सा मेथड फैमिली प्लानिंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट है? सो क्वेश्चन क्लियर है कि कपल फैमिली प्लानिंग क्लिनिक में आता है एंड स्टरलाइजेशन प्रोसीजर के बारे में पूछता है. सो एज अ नर्स आप क्या क्वेश्चन ऐसा कपल से करोगे जो आपको ये बताएगा कि ये मेथड फैमिली प्लानिंग का मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट है, राइट? ऐसा आप क्या क्वेश्चन पूछोगे कि उनको फैमिली प्लानिंग के जो मेथड है दैट विल बी अप्रोप्रिएट, राइट? सो आप ऐसा क्या पूछोगे? हम सबसे पहले अगर कोई स्टरलाइजेशन के लिए आता है तो सबसे पहले हमारा क्या क्वेश्चन होता है कि आपका फ्यूचर में कोई प्लान तो नहीं है नेक्स्ट बेबी प्लान करने का, आपका कोई ऐसा कोई प्लान तो नहीं है, राइट? तो हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, कि आपका कोई अदर चिल्ड्रन का कोई प्लान तो नहीं है, राइट? तो सबसे पहले हमने ये चीज़ पूछनी है. आफ्टर दैट हम स्टरलाइजेशन का जो भी प्रोसीजर है वो पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, राइट? सो स्टरलाइजेशन क्या है ये पता ही होगा आपको. स्टरलाइजेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा कंसेप्शन फॉर द कपल हु हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली, राइट? कि जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, राइट? ये क्या करता है, ये परमानेंट एंड करता है फर्टिलिटी का, राइट? सो इसमें लाइक ट्यूबेक्टमी करते हैं, वेसेक्टमी करते हैं, राइट? सो ये परमानेंट क्या कर देता है, परमानेंट एंड कर देता है फर्टिलिटी का. कि अगर रिवर्सल सर्जरी भी की जाए तो ऑलवेज़ वो सक्सेसफुल नहीं होती है, राइट? सो हमेशा हमने जब भी कोई स्टरलाइजेशन प्रोसीजर के बारे में पूछता है तो सबसे पहले हमने यही पूछना है कि इन फ्यूचर आपका कोई प्लानिंग तो नहीं है बेबी का, राइट? सो ये चीज़ें हमने पेशेंट से पहले पूछनी होती हैं. सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. फर्स्ट ऑप्शन है हैव यू एवर हैड सर्जरी. सो ये तो इससे रिलेटेड नहीं हुआ. डू यू प्लान टू हैव एनी अदर चिल्ड्रन? येस, ये हम पूछेंगे कि अगर आपका प्लान है अदर चिल्ड्रन का देन वी विल नॉट रिकमेंड स्टरलाइजेशन प्रोसीजर, राइट? सो हम ये नहीं करेंगे. सो नेक्स्ट है डू यू इधर ऑफ यू हैव अ डायबिटीज़ मेलाइटिस. ये भी इससे रिलेटेड नहीं हुआ. डू इधर ऑफ यू हैव प्रॉब्लम विद हाई ब्लड प्रेशर. सो ये भी नहीं होगा, राइट? सो हमने क्या पूछना है, हमने पूछना है डू यू प्लान टू हैव एनी अदर चिल्ड्रन इन फ्यूचर, राइट? सो सेकेंड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. So next question है question number 191. The nurse should make which statement to a pregnant client found to have a gynecoid pelvis. So nurse ऐसा क्या चीज़ statement देती है pregnant client के लिए जिसका gynecoid pelvis है. So गायनाकॉइड पेल्विस के बारे में, राइट? सो गायनाकॉइड पेल्विस क्या होता है ये आपको इस चीज़ के लिए पता होना चाहिए कि गायनाकॉइड पेल्विस क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाओगे. तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ पेल्विस. सो टाइप ऑफ पेल्विस. सो टाइप हमारे पास 4 टाइप के पेल्विस होते हैं, राइट? गायनाकॉइड, प्लेटिप्लॉइड एंड एंड्रॉइड एंड एंथ्रोपॉइड, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं गायनाकॉइड पेल्विस की. सो गायनाकॉइड पेल्विस इज द दिस वन. सो गायनाकॉइड पेल्विस ये नॉर्मल फीमेल पेल्विस होता है. सो ये क्या है, ये नॉर्मल होता है, राइट? सब में ये होता है, जो फीमेल्स होती हैं ये नॉर्मल पेल्विस होता है, राइट? एंड जो इसके डायमीटर है ट्रांसवर्सली ये राउंड है, राइट? ये राउंड है एंड और ब्लंट वी कैन से, राइट? राउंड एंड ब्लंट, right? So this is the normal pelvis and gynecoid pelvis is most favorable for successful labor and birth, right? So ये normal होता है and successfully labor and birth के लिए favorable है, right? So next हम बात करते हैं platyploid.
राइट। जो सेकंड हम इमेज में देख पा रहे हैं दैट इज़ प्लेटिपोलाइड। सो प्लेटिपोलाइड जो पेल्विस है दैट इज़ फ्लैट विद एन ओवल इनलेट। ये ऐसे फ्लैट होता है एंड जो इसकी इनलेट है दैट इज़ ओवल, राइट। सो वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं, राइट। जो ट्रांसवर्स डायमीटर हैं दैट इज़ वाइड, राइट। सो बट जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होते हैं दैट इज़ शॉर्ट, राइट। जो एपी डायमीटर हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं एंड ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होते हैं, वाइड होते हैं, राइट। सो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से लेबर और बर्थ डिफ़िकल्ट होगा, राइट। बिकॉज इसमें एपी डायमीटर क्या है, एपी जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो क्या है, इसमें शॉर्ट है, राइट। एपी डायमीटर शॉर्ट है और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो वाइड है, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रॉयड। सो एंड्रॉयड पेल्विस, so this one is a एंड्रॉयड pelvis as you can see in the picture. so एंड्रॉयड pelvis के जो शेप है that is heart shape, देख रहे हो, that is heart shape, right. so this is the heart shape, heart shape होगी and ये क्या करता है, ये फेवरेबल नहीं होता है फॉर द लेबर एंड द बर्थ। क्यों नहीं होता, बिकॉज इसमें नैरो पेल्विक प्लेन्स कैन कॉज स्लो डिसेंट एंड मिड पेल्विक अरेस्ट, राइट। क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ से भी ये जो इसके डायमीटर हैं वो क्या हैं, शॉर्ट हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ से भी क्या आएगा, जो लोअर पोर्शन है यहाँ से भी क्या है, यहाँ से भी शॉर्ट है। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो लेबर एंड बर्थ होगी दैट विल बी डिफ़िकल्ट। सो ये मेनली मेल्स में होता है, जो एंड्रॉयड पेल्विस है दैट इज़ मेनली प्रेजेंट इन द मेल, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथ्रोपॉइड। सो एंथ्रोपॉइड पेल्विस एज यू कैन सी इन द पिक्चर ओवल शेप का है, राइट। ओवल शेप में है एंड एडुकेट आउटलेट विद अ नैरो प्यूबिक आर्च। जो प्यूबिक आर्च है दैट इज़ नैरो, राइट। यहाँ से क्या है, ये नैरो है और यहाँ से भी क्या होगा, ये नैरो होगा, राइट। सो मोस्ट फेवरेबल कौन सा है, मोस्ट फेवरेबल इज़ मोस्ट फेवरेबल है गायनाकॉइड पेल्विस, राइट। सो आई थिंक आपको इसमें डिफरेंस पता लग गया होगा, गायनाकॉइड, प्लेटिप्लॉइड, एंड्रॉयड एंड एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो गाइज आपको पता होना चाहिए सारे पेल्विस की कि क्या क्या शेप है, कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एंड मोस्ट फेवरेबल पेल्विस कौन सा होता है फॉर द लेबर एंड द बर्थ, राइट। सो ये होगी टाइप्स ऑफ पेल्विस। सो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था गायनाकॉइड पेल्विस के बारे में, आप कौन सी स्टेटमेंट दोगे अबाउट गायनाकॉइड पेल्विस। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, योर टाइप ऑफ पेल्विस हैज़ अ नैरो प्यूबिक आर्च। सो नैरो प्यूबिक आर्च किस में होती है, एंड्रॉयड में, राइट। सो एंड्रॉयड पेल्विस में, सो ये स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। सेकेंड वन इज योर टाइप ऑफ पेल्विस इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर द लेबर एंड द बर्थ। यस, ये हमें पता है कि गायनाकॉइड पेल्विस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ। थर्ड ऑप्शन इज योर टाइप ऑफ पेल्विस इज अ वाइड पेल्विस बट इट हैज़ अ शॉर्ट डायमीटर। सो ये भी नहीं है। You will have a cesarean section because this type of pelvis is not favorable for vaginal delivery। क्यों cesarean section करेंगे without any complication? Because जब हमें पता है gynecoid pelvis is a favorable for labor and the birth, तो हम cesarean section ये चीज़ हम नहीं भूलेंगे, right? So our correct option is option number 2। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 192। विच पर्पस ऑफ प्लेसेंटा फंक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन प्री नेटल क्लासेस, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो क्वेश्चन है कि विच पर्पस ऑफ प्लेसेंटा फंक्शनिंग शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्री नेटल क्लासेस, कि कौन से फंक्शनिंग
है प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है उसको इंक्लूड करना है प्री नेटल क्लासेस में, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो हमसे यहाँ से पूछा गया है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। सो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अब हम करेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। सो हमारे पास है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। सो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा हम देखते हैं क्या क्या फंक्शन है प्लेसेंटा के। सो प्लेसेंटा परफॉर्म करता है ऑल फंक्शन जो ज़रूरी होते हैं फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, राइट। सो इट ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मीडिएटिंग मैटरनल एडेप्टेशन टू द प्रेगनेंसी, राइट। ये हेल्प करता है मदर को कि वो अडेप्ट करे प्रेगनेंसी के साथ। सो एक सिंगल प्लेसेंटा, एक सिंगल ऑर्गन कैसे मेंटेन करती है इतने सारे फंक्शन, ये तो हम देखते हैं। और सो ये बहुत मतलब अमेजिंग बात है, बहुत सरप्राइजिंग थिंग है कि सिंगल जो ऑर्गन है वो परफॉर्म करती है इतने फंक्शन, राइट। सो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द हार्मोन प्रोडक्शन, राइट। सो फर्स्ट वन क्या है, हार्मोन प्रोडक्शन। सो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा सिक्रेट करता है हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करेगा, HCG हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो हेल्प करता है मेंटेन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, राइट। और ये फुल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स बाय द 12th वीक ऑफ जेस्टेशन, राइट। सो ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा, दैट हेल्प्स टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। सो नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स अपटेक एंड डिलीवरी। सो न्यूट्रिएंट्स अपटेक एंड डिलीवरी में प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द फिटस एंड द मदर। सो न्यूट्रिएंट्स अपटेक करता है एंड डिलीवर करता है, राइट। सो नेक्स्ट है मेटर्नल अडेप्टेशन टू द प्रेगनेंसी। सो मदर को भी ये हेल्प करता है टू अडेप्ट विद द प्रेगनेंसी। लाइक जैसे प्रेगनेंसी में बहुत सारी चेंजेस होते हैं फीमेल्स में, तो वो हेल्प करता है मदर को कि वो अडेप्ट करे प्रेगनेंसी के साथ, राइट। सो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यस, जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। एंड वेस्ट रिमूवल, एज आई टोल्ड यू, ये क्या करता है, प्लेसेंटा एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स को एंड वेस्ट प्रोडक्ट को बिटवीन द फिटस एंड द मदर। एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, इम्यून फंक्शन। सो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है और इम्यून फंक्शन को भी मेंटेन करता है। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में ये क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ मैटरनल इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड द फिटस विद पैसिव इम्यूनिटी टू सर्टेन डिजीज फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ आफ्टर बर्थ, राइट। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में ये क्या करता है, कुछ इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफ़र करता है टू द फिटस, जिसकी वजह से क्या होगा, फिटस को पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी। सो जो फर्स्ट फ्यू मंथ होते हैं उस टाइम पे वो इम्यूनिटी बच्चे के काम आती है, राइट। एंड बाय 10 to 12 जेस्टी 10 to 12 वीक के बीच में हम जेनेटिक टेस्टिंग भी हम इसमें परफॉर्म करते हैं बाय कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग के थ्रू, राइट। सो ये क्या करता है, और लार्ज पार्टिकल हो गए लाइक बैक्टीरिया एंड तो इसको पास नहीं होने देता है थ्रू द प्लेसेंटा, उसको पास नहीं होने देता है। बट न्यूट्रिएंट्स हो गए, ड्रग्स होगी, अल्कोहल होगी, एंटीबॉडीज़ होगी, वायरस हो गया, वो पास हो जाते हैं थ्रू द प्लेसेंटा, राइट। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और यहाँ से सम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। सो लार्ज पार्टिकल को ये पास नहीं होने देता है प्लेसेंटा, राइट। सो लार्ज पार्टिकल को नहीं पास होने देगा, बट जो स्मॉल पार्टिकल्स हो गए लाइक जैसे हमने बात की न्यूट्रिएंट्स की, राइट, न्यूट्रिएंट्स, अल्कोहल, एंटीबॉडीज़, वायरस, ये क्या है, ये
पास हो जाते हैं थ्रू द प्लेसेंटा। सो दैट्स वाई मदर को क्या बोला जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल नहीं लेना है, राइट, कि कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज उससे बेबी को रिस्क होता है अदर प्रॉब्लम्स का, राइट। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में हमें क्या बताया गया है, इट कुशन एंड प्रोटेक्ट द बेबी, ये कौन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बेबी, ये भी कौन करता है, ये करता है एमनियोटिक फ्लूइड। So it is the way the baby get food and oxygen, yes, and it prevent all antibodies and virus from passing to the baby. ये प्रिवेंट करता है एंटीबॉडीज़ को एंड वायरसेस को नहीं, एंटीबॉडी और वायरस को प्रिवेंट नहीं करता है, बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है, राइट। इट प्रोवाइड एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर एंड द डेवलपिंग fetus, yes, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बिटवीन द मदर एंड द fetus। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या हुए, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 5। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 193। So this is the last question of this chapter. A 55-year-old male client confided in the nurse that he is concerned about his sexual function. What is the nurse best response? So 55-year-old client है, वो आपसे बोल रहा है कि वो कंसर्न है अपने सेक्सुअल फंक्शनिंग को लेके। सो उस टाइम पे आपका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। सो जब भी ये सिचुएशन आती है कि हमसे कोई सेक्सुअल जब हम हिस्ट्री लेते हैं या जब हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं रिलेटेड टू देयर सेक्सुअल फंक्शनिंग, तब ये जो कॉन्वर्सेशन है बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट, ये पेशेंट आपके साथ तभी शेयर करता है जब आपको जब क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, राइट। सो मैंने साइकेट्रिक में जब आपको करवाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल फंक्शनिंग, राइट। सो जो जिसकी तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और जिस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 55-year-old मेल क्लाइंट आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा उसमें कि हमने ट्रस्ट बिल्डअप करना है, राइट। ट्रस्ट बिल्डअप करने के बाद हमने पेशेंट को हमने ब्रॉड स्टेटमेंट हमने यूज़ करनी है, ओपन कन्वर्सेशन हमने यूज़ करनी है इसमें, राइट। एंड ब्रॉड स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे सो दैट वी कैन डिटरमाइन द ट्रू नेचर ऑफ द क्लाइंट कंसर्न, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है, हाउ ऑफन डू यू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप। सो ये सेक्सुअल फंक्शनिंग से रिलेटेड नहीं है, ये उसका कंसर्न नहीं है। उसका कंसर्न क्या है कि अब मेरी एज इतनी हो गई है और मैं सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए उसका कंसर्न है कि वो डिक्लाइन हो रही है या जो भी है, राइट। वो हम जज नहीं कर सकते, वो पेशेंट ही बताएगा। सो ये इससे रिलेटेड नहीं है। प्लीज़ शेयर विद मी मोर अबाउट योर कंसर्न। सो ये हुई हमारी ओपन कॉन्वर्सेशन एंड ब्रॉड स्टेटमेंट। सो यहाँ पे पेशेंट अपना जो भी पूरा कंसर्न है वो एक्सप्लेन करेगा, राइट। एंड थर्ड वन इज़, यू आर स्टिल यंग एंड हैव नथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। सो ये चीज़ तो हम नहीं भूलेंगे पेशेंट को, बिकॉज फॉल्स रीअश्योरेंस हमने नहीं देने हैं। So fourth one is, you should not have a declined testosterone until you are in 80s. So testosterone डिक्लाइन कर जाता है विद द एजिंग प्रोसेस। सो ये स्टेटमेंट भी हम पेशेंट को नहीं देंगे। सो आर करेक्ट रिस्पॉन्स इज, वी विल आस्क द क्लाइंट ब्रॉड स्टेटमेंट या ओपन कॉन्वर्सेशन, राइट। सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। एंड अगर आपको इसमें कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। सो गाइज, एज यू टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास कि 5 क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि आपने 5 ही क्वेश्चन किए हैं, राइट। 5 क्वेश्चन, जैसे मैंने आज की क्लास में आपको कितनी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, प्लेसेंटा मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, एमनियोटिक फ्लूइड मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, एंड उसके बीच में जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, पेल्विस, टाइप्स ऑफ पेल्विस, हर एक पेल्विस के टाइप को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो
एक क्वेश्चन के अंदर हम कितने टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, कितने अदर क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर रहे हैं, उस चीज़ पे हमने फोकस करना है, ना कि हमने क्वांटिटी पे फोकस करना है, राइट। सो गाइस, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, काइंडली लाइक द वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।